सुनो भाई, देखो हमारे पास आज एक चैप्टर है, इसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है, देखो जो हमारी जो बुक है ना, तीसरी बुक है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे पास हम जो पहला चैप्टर कर रहे हैं उसको कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें तुम्हारा पीछे का कुछ भी ज्यादा वो नहीं है। ठीक, हम क्वेश्चन करते करते सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, अब सुनो भाई, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर हम अलग कर देना, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश का आना और जाना। ठीक है, सिर्फ कैश का आना जाना नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो सकता है। ठीक है, अगर हम बोले कि भाई कि व्हाट द मीन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एवरीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, वो सारी चीजें जो छोटे टाइम के अंदर, ठीक है, मतलब कम समय के अंदर अगर कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, देन इट इज कॉल्ड एज कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, पहले हमें कैश के बारे में पता है, कैश में भी कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये हो सकता है मेरे पास। लेकिन वो सारी की सारी चीजें सबसे पहले जैसे मान लो मैं तुमसे एग्जांपल दूं, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दीज ऑल आर थिंग्स विच इज कॉल्ड एज कैश फ्लो कैश इक्विवेलेंट। ठीक, वो सारी चीजें भाई जिसको अगर हम नॉर्मली बोले कि बच्चों ये सारी वो चीजें हैं जिसको हम तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, कैश के इक्वल। ठीक, तो कैश हो या फिर कैश इक्विवेलेंट हो, इसका जो फ्लो होता है हम इसे क्या बोलते हैं भाई? कैश फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड द फ्लो ऑफ कैश। ठीक, अब कैश का फ्लो दो तरीके से होता है, एक इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो, तीसरा भी होता है नो फ्लो, फ्लो ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो वी विल नॉट कंसीडर नॉट फ्लो। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले तो मैं मीनिंग लिखनी है इसमें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लोज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इसके नीचे हेडिंग डालो, इसके नीचे एक हैशटैग डालो, shows the cash flow, that is inflow and outflow, inflow and outflow, inflow and outflow। हाँ भाई, इसके नीचे हैशटैग डालो, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम ऑपरेटिंग कोमा इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। Listen everyone, we have to check 3 type of activity: operating, investing and financing activity। हाँ तो भाई, एक तुम्हें ये वाली बातें पता लग गई होगी कि वी विल कंसिडर ओनली फ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, हमारे पास क्या है कि हम एक तो कैश के इनफ्लो को देखेंगे, दूसरा हमारे पास कैश के आउटफ्लो को देखेंगे। ठीक है, ये वाली बातें पता लगी सबको कि हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, इसमें तुम्हें हेडिंग डालनी है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हेडिंग डाल लो, उसके बाद में मैं तुम्हें कुछ बात समझा रहा हूँ कि कैश फ्लो कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सुनो, मैं तुमसे क्या करना, नॉर्मली बोलूँ कि मेरे पास, अच्छा एक काम करो, पहले ना तुम सब ना 4-5 एग्जाम्पल सोचो अपने मन में। ठीक है, कि कहाँ पे कैश फ्लो होगा, कहाँ पे कैश फ्लो नहीं होगा। ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी, कोई सी भी, फाइनेंसिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, ऑपरेटिंग हो, कोई सी भी, ठीक, जिसमें तुम्हें देख के चलना है कि भाई कहाँ पे कैश फ्लो हो रहा है और कहाँ पे कैश फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, पहले इसको सोचोगे मन में स्पीड में। हाँ भाई, देखो मैं तुमसे कहा था कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे कुछ एग्जाम्पल वगैरह सोचने हैं और जिसके अंदर हमारे पास कैश का फ्लो हो रहा है या फिर कैश का फ्लो नहीं हो रहा, ये सारी बातें बता रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, इसके अंदर क्या कैश का फ्लो होगा, कैश नहीं हो तो कैश इक्विवेलेंट जरूर होगा। कैसे भाई, मान लो मैंने मशीनरी सेल करी, ठीक है, तो मेरे पास या तो कैश का बैलेंस आएगा या फिर बैंक का बैलेंस आएगा। ठीक है, बात में आ रही है।
हो सकता है मेरे को कोई ड्राफ्ट बना के दे दे, ठीक है, एंड ड्राफ्ट इज इक्विवेलेंट टू कैश, ठीक है, अब विच इज कॉल्ड एज कैश इक्विवेलेंट। मैंने क्या बोला भाई कि जो मेरे पास कैश हो या फिर कैश इक्विवेलेंट हो, इसका फ्लो हो, इसे हम क्या है कैश फ्लो मान के चलते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आ रही है? अब अगर हम ना थोड़ा सा और आगे बढ़े, कुछ तो मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, चलो एक अगला एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने सब बोला कि भाई परचेस ऑफ बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग परचेस करी है, बात सुनाई। मैंने बिल्डिंग को परचेस करने के मेरे पास तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मैं बोल रहा हूं कि आई परचेस बिल्डिंग विद कैश, ठीक है, तो भाई कैश का फ्लो हो रहा है, मुझे साफ पता लग रहा है कि कैश का फ्लो हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज मैं तुमसे बोल दूं आई परचेस बिल्डिंग बाय इशूइंग 9% प्रेफरेंस शेयर। मैंने क्या किया, मैंने बिल्डिंग परचेज करी बट क्या इशू किया मैंने भाई 9% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, एंड 9% प्रेफरेंस शेयर मेरे पास, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर इज नॉट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, मेरे पास शॉर्ट टर्म नहीं है भाई। देखो कैश का फ्लो दिखा दो कहीं, कैश का फ्लो कहीं भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये तो कैश भी नहीं है और कैश इक्विवेलेंट भी नहीं है, बात समझ क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस इज नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड टाइम। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं मेरे पास शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए नहीं होते हैं, वो जब भी अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं मेरे पास, इसलिए भाई वो जो प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर हो गया हमेशा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। मैं तुमसे बोल दूं कि बच्चों इक्विटी शेयर है, ठीक है, मैंने क्या बोला इक्विटी शेयर है, तो ये भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लेकिन मैं बोल दूं बाय इशूइंग शॉर्ट टर्म, या फिर बोल सकते हैं कि बाय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमने उनको ना कोई सा चलो मैंने 3 मंथ का बॉन्ड दे दिया, मैंने 3 महीने के लिए उनको बॉन्ड इशू कर दिया, तो अब बोले यहाँ कैश का फ्लो हो रहा है क्योंकि ये मेरे पास क्या है इक्विवेलेंट टू कैश है, ठीक है। वैसे मानते नहीं इसको ऐसा, ठीक है। अब सुनो मैं तुम्हें एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं जिसमें कैश का फ्लो नहीं होता। जैसे मान लो मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे पास थी 50 लाख, ठीक है। मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वैल्यू कितनी थी 50 लाख थी, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50 लाख थी मेरे पास मान लो 2012 में, ठीक है, उसकी वैल्यू 2015 में बढ़ के 50 लाख से होगी 70 लाख, ठीक। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50 लाख से 70 लाख हुई। भाई देखो मेरे पास एक कैश का फ्लो नहीं है, बात में आ गई। क्योंकि मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दूं, मेरे पास एक बिल्डिंग थी, मैंने मान लो कैसा प्लॉट खरीदा, मैंने प्लॉट खरीदा 1997 में, ठीक है। अब मैंने जैसे उसकी वैल्यू 2020 में जाके चेक करी, मैंने 1997 में प्लॉट खरीदा 10,000 रुपए का, मैंने सिर्फ 2020 में जाके उसकी वैल्यू चेक करी ना, वो मान लो मेरे पास 20 करोड़ की हो गई, ठीक। कैश का फ्लो तो हो ही नहीं है। इन केस आई सोल्ड दिस प्लॉट, ठीक है, अगर मैं उस प्लॉट को बेच देता हूं ना तो मेरे पास पैसा आएगा, तो बोलूंगा भाई इट इज अ कैश फ्लो, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं देयर इज अ कैश फ्लो, बस में आगे कि कैश फ्लो क्या है और कैश फ्लो क्या नहीं है, इसमें दिक्कत आ रही किसी को? अब सुनो, इसमें तुम्हें हेडिंग डाल दी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहला पॉइंट डालो उसके अंदर टू डिटरमाइन द सोर्स। सबको याद है मैंने सोर्स बताया था, सोर्स क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, सोर्स रिसोर्स बता चुका हूं मैं, ठीक है। जो उसकी जो तुम्हारी था पिछली स्टार्टिंग वाली बेसिक वाली क्लास उसके अंदर है। टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दूसरा टू डिटरमाइन एप्लीकेशंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीसरा टू डिटरमाइन नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भाई मैंने जितना भी तो बताया ना डिटरमाइन, इसमें पता है कौन सी एक्टिविटी देखते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है, ध्यान रख के चलना। मैंने तुम्हें जो 3 पॉइंट लिखवाए हैं, तीनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रख के चलनी है, मेरे पास जो पहला है उस हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो या फिर मेरे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। अगली हेडिंग डाल लो इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर मेरे पास है कि भाई जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका यूज क्या है, ठीक है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके भाई यूज क्या है हमारे पास,
सबसे पहला पॉइंट लिखो उसके अंदर। पहला पॉइंट मेरे पास है फैसिलिटेट इन असरटेनिंग, फैसिलिटेट इन, अच्छा वैसे फैसिलिटेट्स है, ठीक है, ऐसा लगा देना लास्ट में। फैसिलिटेट्स इन असरटेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कोमा इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहला मेरे पास इसकी जो जरूरत पड़ती है वो यहाँ पड़ती है कि भाई हम पता लगाते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो कितना हुआ है, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो कितना हुआ है। तीसरा, जो मेरे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इससे मेरा कैश फ्लो कितना हुआ है। मेरा पहला यूज है इसका। कैश फ्लो स्टेटमेंट का वन ऑफ द बेस्ट यूज मेरे पास ये होता है कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो है कैश का फ्लो है ना, कहां से हो रहा है, कहां से नहीं हो रहा, ठीक। दूसरा पॉइंट डालो भाई, फैसिलिटेट प्लानिंग। अब समझो भाई प्लानिंग में कैसे फैसिलिटेट है, ठीक है, मतलब कि प्लानिंग में कैसे हमारी हेल्प करता है। सबसे पहली बात सुनो भाई सब, अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि मेरे पास इतना कैश हर साल आता है, ठीक है, और इतना कैश बार बार चला जाता है, ठीक है, कोई सा एक्स अमाउंट ऑफ एक्स आता है, ठीक है, और क्या एक्स अमाउंट ऑफ मेरे पास कैश क्या चला जाता है, बस में आ रही है। अगर मैं कभी ऐसा बोलूं कि मेरे पास इतना कैश आता है, इतना कैश आता है, मुझे पता रहेगा मेरे पास कितना कैश रहेगा। अगर मुझे पता रहेगा भाई इतना कैश मेरे पास आ ही जाएगा हर साल, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से प्लानिंग आराम से कर सकता हूं, समझ रहे हो। उसके हिसाब से क्या प्लानिंग आराम से कर लूंगा, ठीक है। इसीलिए क्या है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हेल्प करता है किसी से भाई कि ये बताने में कि हमारे पास जो है नॉर्मली अगर बोल जाए कि क्या प्लानिंग करनी है, क्या प्लानिंग नहीं करनी है, ये सारी बात है। थर्ड पॉइंट लिखो भाई, हेल्प्स इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। ये हमें इस बात में हमारी हेल्प करता है कि भाई जो लिक्विडिटी कैसी है हमारी कंपनी की, ठीक है, दूसरा सॉल्वेंसी कैसी है। सबको एक बार पता है इंसॉल्वेंट का मतलब हमारी कंपनी पूरी दिवालिया घोषित होगी, ठीक है, तो सॉल्वेंसी मतलब कि कितने लंबे साल तक टिक जाएगी, ठीक है। अगला मेरे पास है फोर्थ पॉइंट, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट है। इसका मतलब ये होता है भाई अगर मुझे ये पता लग जाए कि कितना कैश जा रहा है और कितना कैश आ रहा है और तीनों टाइप की एक्टिविटी से पता लग जाए, ठीक, जैसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, अगर मैं तीनों टाइप की एक्टिविटी में ये पता लगा लूं मेरे पास कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, तो मुझे ये पता है भाई मेरे पास ना एफिशिएंसी आ जाएगी इस बात की, कैश की, भाई कितना कैश आता है, कितना कैश आता है, ये सारी बात मेरे को तुरंत पता लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भाई, कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या है भाई, मेरे पास ना फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, एक मिनट, फिफ्थ पॉइंट है, सुनो। कंपैरेटिव स्टडी का मेरे पास मतलब ये हो जाता है अगर मुझे ये पता रहेगा कि पिछले साल कैश का आउटफ्लो इनफ्लो कितना हुआ है, ठीक है, इस साल का कैश का आउटफ्लो इनफ्लो कितना हुआ है, ठीक है, तो मेरे पास ऐसा होगा मैं अगर दोनों साल के कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर करना चाहता हूं तो मैं आसानी से कर पाऊंगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। हम क्या है एक साल के जो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिजल्ट है उसको किसी दूसरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट से आसानी से कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भाई, रीजन फॉर कैश पोजीशन। अब सुनो भाई, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा तुम्हें अटपटा लगेगा लेकिन फिर समझ जाओगे। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास है रीजन फॉर कैश पोजीशन। हम ये पता लगाने वाले हैं कि भाई जो कैश की पोजीशन है कैसी है। सबको एक बात तो पता होगी कि हम जितने भी इंटरप्राइज होती हैं वो उधार में सामान बेचती है, ठीक, उनका प्रॉफिट जो है ना, देखो मेरे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, मेरे पास जो कैश है, कैश ज्यादा है प्रॉफिट कम है, ठीक है। अगला, कैश कम प्रॉफिट ज्यादा। बात तुम्हारी, ऐसा क्यों होता है? मान के चलो कैश तो बहुत सारा है लेकिन प्रॉफिट इस साल कम हुआ है, हमने लोगों से उधार ले रखे, प्रॉफिट कम हुआ है हमारा, होता है ना। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ
कि कंपनी के अंदर ना एग्जैक्ट कभी भी ऐसा नहीं होता कि जितनी उनकी बैलेंस शीट है प्रॉफिट है उतना उनके पास कैश आ गया हो, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट जो हमारे पास होता है सब कुछ को देखते हुए होता है। जैसे मान लो कि मैं ऐसा बोल दूं इस बार हमारे पास जो डेटर है, ठीक है, वो बढ़ गए हैं, डेटर बढ़े, डेटर कैसे बढ़ेगा, सेल बढ़ाने से, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। कैश कहाँ है हमारे पास, कैश तो आया नहीं, डेटर बढ़ गए सिर्फ। तो इन सब चीजों में मेरे पास क्या, हमें ना जो कैश की पोजीशन है वो पता लग जाती है कि भाई कैश की पोजीशन कैसी है। मेरे पास दो पोजीशन है, पहला कैश ज्यादा हो प्रॉफिट कम, ठीक, कैश कम प्रॉफिट ज्यादा, ऐसा बहुत ही 0.00 जितने जीरो लगा सकते हो उतने जीरो लगा लो और फिर 1 लिख दो लास्ट में। ठीक, सिर्फ इतना परसेंट चांस होता है कि हमारा कैश और प्रॉफिट मैच हो जाए, कभी ऐसा नहीं होता भाई। ठीक, अगर हम चाहे ना कि ठीक है बाहर से किसी से ऐसे कैश लेके रख ले तो पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तुम कोई सा बिजनेस खोलो, कोई सा भी, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितना तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है उतना सारा सारा कैश बराबर आता, कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है, तुम यकीन ना कर लेना बिजनेस। सुनो अगला देखो भाई, इवैल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजन। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर हमें अपने इन्वेस्टर की पोटेंशियल वगैरह पता लग जाती है ना, तो हम क्या है कि मैनेजमेंट जो मेरे पास है ना, मैनेजमेंट डिसीजन कैसा ले रहा है इसको आसानी से पता लगा लेते हैं। मेरे पास अगला है, उसमें लिखो डिविडेंड डिसीजन। हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि भाई डिविडेंड इस बार देना है नहीं देना है, देना है तो कितना देना है। ठीक है, ये सारी बात है। लास्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हम क्या करते हैं भाई, हम इसमें जो भी कैपिटल बजटिंग करना, मतलब कि इस बार कैपिटल बढ़ानी है कैपिटल घटानी है, ये सारी की सारी चीज देखते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की भाई क्या क्या लिमिटेशन है, हमें ये सारी की सारी बात पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट शोन। पहला पॉइंट तुम्हारे पास है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट शोन। भाई जो तुम्हारे पास नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उसको शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहला पॉइंट मैं तुम्हें क्या लिखवाया कि जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उसको हम देखते नहीं। जैसे तुमसे मैं ऐसा बोल दूं, देखो बताओ, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वैल्यू 5 लाख बढ़ गई, पता मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 5 लाख बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप सोचो कितना बुरा लगेगा। मुझे पता है मेरे प्लॉट की वैल्यू 10 करोड़ है, लेकिन मैंने उसको खरीदी थी 5 करोड़ में। ठीक है, तो ये जो 5 करोड़ का प्रॉफिट इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं, कितना दुख होता होगा उस टाइम। ठीक है, तो ये मेरी कमियां हैं इसके अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो भाई, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई इसको कभी ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बदले से बना रहे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेरे पास ऐसा स्टेटमेंट है जो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस को करता है, लेकिन ये नहीं करता। ठीक है, लिखो भाई नेक्स्ट, नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर बैलेंस शीट। नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर बैलेंस शीट, भाई ये बैलेंस शीट का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम बैलेंस शीट ना बनाए उसके बदले इसको बना ले, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल इन नेचर। भाई पहले समझो मेरे पास हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब क्या है। ये हमेशा हिस्ट्री की कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है। कभी भी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई घट गई क्या हुआ इसको कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ आ रही है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हिस्टोरिकल इन नेचर है। हिस्टोरिकल नेचर का मतलब क्या, सुनो भाई पहले समझो मेरे पास ना हिस्टोरिकल कॉस्ट समझो, एक वर्ड मेरे पास है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है हिस्ट्री की कॉस्ट। नॉर्मली बोले स्टार्टिंग में जो मैंने मशीन खरीदी ना, उस मशीन की जो कॉस्ट थी पूरी जिंदगी उसी को लेकर डोलेंगे। ठीक, मैंने स्टार्टिंग में प्लॉट खरीदा, ठीक है, प्लॉट था 10 लाख रुपए का, उसकी वैल्यू मेरे पास 1.5 करोड़ पहुंच चुकी है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ स्टार्टिंग की वैल्यू को लेकर चलेंगे। इसलिए मेरे पास हिस्टोरिकल नेचर है। तो ये ना होता है। ठीक है, ये भी कमी है इसके अंदर। अगला लिखो भाई, असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी। नॉर्मली बोले ना, अगर भाई कंपनी के अंदर कितनी लिक्विडिटी है इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता नहीं लगा सकते। इसके आगे लिख लो, कैन नॉट असेस विद कैश फ्लो स्टेटमेंट।
जो लिक्विडिटी है कंपनी के अंदर कितनी है कितनी नहीं है, हम इसको इससे पता नहीं लगा सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी हेडिंग है, कैन नॉट असेस। जो लिक्विडिटी है उसको हम असेस नहीं कर पाते भाई कितनी है कितनी नहीं है। हाँ भाई अगला, एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई ध्यान रख के चलना, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा गलत बनती है, ठीक है, कभी सही नहीं बनती हो। मतलब ये नहीं कि तुम क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ये नहीं बोला, मेरा बोलने का मतलब ये है वो कभी भी हमारे पास कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है इसको कभी शो नहीं करती, वो सिर्फ दिखाती है तुम्हारे पास कैश कितना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ वो एंटरप्राइज बनाते हैं जिनको अपना एक्चुअल कैश से मतलब है कि कितना कैश आया कितना कैश चला गया, वरना कोई इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं एंट्री करोगे अपने आप ही, जब भी तुम अकाउंटिंग वगैरह सीखोगे ना तुम्हें सिर्फ क्या है कि जर्नल एंट्री आनी चाहिए नॉर्मली। अगर तुम ना सही से जर्नल एंट्री जानते हो ना तो सिर्फ जर्नल एंट्री करके पूरी अकाउंटिंग चला दोगे। सॉफ्टवेयर होता है जर्नल एंट्री पास करी हो गया, लेकिन अगर एक भी जर्नल एंट्री गलत हो गई ना फिर तुम्हारी माइंड बचती है, ठीक है, फिर तुम जाओ अब चेक करते रहो कहाँ करना है, ठीक है। हाँ भाई अब अगली हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। अब सुनो तीन पार्ट कर लो इसके। तुम्हारा पहला पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा तुम्हारे पास है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा तुम्हारे पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई तीन टाइप की एक्टिविटी होती है। अब थोड़ा यहाँ फोकस करा जाए। देखो बच्चों ना ये जो जितने भी जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि इन तीन टाइप की एक्टिविटी को पहचानते पहचानते एक एक्टिविटी भूल जाते हैं। पता कौन सी? वो है कि कैश फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत सकते हैं अच्छा ऑपरेटिंग है कर दिया, ठीक है, इन्वेस्टिंग है कर दिया, वो ये भूल जा रहे हैं कि इसमें कैश फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तुम्हें ये बातें स्टार्टिंग से बता के चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहले आज जो है ना हम थोड़ा सा देखते हैं सिर्फ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। अगर तुम एक एक्टिविटी को पूरी जान ला के समझ गए ना तो अगले में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पहले समझो कि भाई पहले इसके अंदर लिख लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी of the enterprise ये वाली बात समझ आ गई भाई। ये मेरे पास वही प्रिंसिपल एक्टिविटी मतलब कि मेन एक्टिविटी है जिसके थ्रू एक जो पूरी एंटरप्राइज है रेवेन्यू अर्न करती है, ठीक है। अच्छा भाई तुम समझे ना वो 11th क्लास में जो बिजनेस वगैरह उसमें एक डेफिनेशन पढ़ी थी। देखो एक बिजनेस ऐसी है, तुमसे पूछा है ना कि व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो प्लस की डेफिनेशन क्या लिखी आती है अगर डिफरेंस पढ़ोगे? प्राइवेट कंपनी इज दैट कंपनी विच इज नॉट पब्लिक कंपनी, ठीक है। दूसरा अगर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन आती है उसमें लिखा आता है पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ये डेफिनेशन थी 11th क्लास के अंदर अगर किसी ने बुक पढ़ी अच्छे से तो, ठीक है। अब मैं सेम चीज बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर दोस एक्टिविटी विच आर नॉट फाइनेंसिंग एंड नॉट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसके नीचे ना हैशटैग डाल के लिख लो, ठीक। वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है जो ना तो इन्वेस्टिंग है ना ही फाइनेंसिंग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर दोस एक्टिविटी दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ना तो मेरे पास वो इन्वेस्टिंग है ना ही फाइनेंसिंग है। अब भाई थोड़ा सा सामने फोकस करो। सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरे पास टफ इसीलिए है क्योंकि
मेरे पास जो एंटरप्राइज होते हैं दो तरीके से होते हैं, बात समझ आ रही है। मेरे पास जो एंटरप्राइज कितने भाई, दो तरीके से है। सबसे पहला मेरे पास होता है, एक को बोलते हैं फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। दूसरे मेरे पास है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, बात समझ आई। देखो तो मैं इसमें अगर नॉर्मली बताया जाए ना, मेरे पास कंपनी दो टाइप से है। पहले को हम बोलेंगे फाइनेंशियल कंपनीज, दूसरा मेरे पास है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। देखो भाई, फाइनेंशियल कंपनी हमारे पास ऐसी कंपनी जाती है जिनका काम है सिर्फ पैसों का लेन देन, बात में आ गई इनका। सुनो, तुमसे मैं नॉर्मली क्या बोला कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है जिससे कंपनी की रोजी रोटी चलती है, ठीक है। क्या बोला, देखो मैंने तुम्हें डेफिनेशन दिखाई थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, ठीक है। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी मतलब कि मेन जहां से पैसा आएगा, ठीक है, उसी चीज को हम क्या बोल देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमारी कंपनी में मेन पैसा कहां से आ रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मैंने बोला देखो कंपनी दो तरीके से होती है, पहली फाइनेंशियल, दूसरी नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। अगर फाइनेंशियल की बात कर दूं तो बताओ फाइनेंशियल कंपनी में पैसा कहां से आएगा, लोन देके, लोन लेके, यही तो आएगा पैसा, ठीक है। तो फाइनेंशियल जो कंपनी है उनके लिए यही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पास में आ गई। फाइनेंशियल जो कंपनी है उनके लिए पैसों का लेन देन ही क्या भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट कमा लिया, कमीशन मिल गई उन्हें, ठीक, ये सारे क्या उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, समझे भाई। देखो कंफ्यूज मत हो ना, बैंड बतानी है, अभी सिर्फ आज से एक ही एक्टिविटी करा रहा हूं, तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बहुत सारे एग्जांपल खुद करने होंगे घर से, ठीक। अभी तुम सब ना बैठ के सोच सोच के लिखते रहना, ठीक है। सुनो, पहले तो मैं फाइनेंशियल कंपनी के बारे में पता लगा जिनका मेन काम क्या भाई, पैसा लेना देना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। अब सुनो मैं क्या बोलूंगा, नॉन फाइनेंशियल कंपनी आर दोस कंपनी विच आर अदर देन फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी को छोड़ के, ठीक है, जितनी बाकी कंपनी है, ठीक है, वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। जैसे मान लो कि एक कंपनी जूते बनाती है, ठीक है, अगली कंपनी बर्तन बनाती है, ठीक, तो ये मेरे पास क्या होता है भाई, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। ये बात समझ में आ रही है, कौन कौन नहीं समझा इन बातों को। एक वही है, एक मेरे पास देखो फाइनेंशियल कंपनी हो जाएगी जिनका काम है सिर्फ पैसों का लेन देन करना, ठीक है। वो इस बैंक से देखो तुम सबको पता है कुछ कुछ कंपनियां ऐसे चलती है, तुम्हें यकीन नहीं होगा ऐसे चलती है। देखो बता रहा हूं, एक कंपनी बनाई, उसने देखा ये जो बैंक है ना, ठीक है, ये बैंक हमें लोन दे रही है, मान लो एक कोई सा बैंक है, ठीक है, ये बैंक हमें लोन देती है और इंटरेस्ट चार्ज करती है मान लो 4%, ठीक है। देखो मैंने बोला एक मेरे पास बैंक है, एक माना मैंने ABC, ठीक है, दूसरा XYZ, दो बैंक है, ठीक। अब सुनो भाई, और ये कंपनी है, मान लो अपन की कंपनी है, मेरी कंपनी है, ठीक है। अब सुनो, तो भाई पता है मैंने एक दिमाग लगाया, ये जो ABC कंपनी वाले मेरे को लोन दे रहे हैं, कह रहे सर सिर्फ 3% पर एनम, ठीक है, भाई अच्छी बात है यार, हर साल के सिर्फ 3%, कोई सा किसी भी तरीके से मान लो दे दिया, मान लो ऐसे ही, ठीक है, ना दे देंगे 24% बस साल के, ठीक है। अब सुनो, तो 3% पर एनम, XYZ बैंक है ना, इसने मेरे से बोला कि सर बात ऐसे, अगर हमारे पास FD कराओगे ना, हम आपको देंगे मान लो 8% का रिटर्न हर साल, ठीक है। देखो ये लोन कितना दे रहा है, 3% पर एनम, और ये जो XYZ है ये कह रहा है कि अगर सर तुम FD करा लो ना हमारे पास, ठीक है, तो हम तुम्हें देंगे 8% पर एनम। मेरे दिमाग बहुत तेज चल गया, ठीक है। मैं गया इसके पास 10 करोड़ का लोन दे दे, ठीक है, बोला हाँ ले लो, ठीक है, मैंने FD करा दी यहाँ पे, बीच का 5% मत खा रहा हूँ हर साल, समझ रहे हो, ठीक। तो इसे क्या बोलेंगे, ये पैसों से खेल रही है, इसे बोलेंगे फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है। ये मेरे पास क्या होती है भाई, फाइनेंशियल कंपनी होती है, फाइनेंसिंग कंपनी बोलते हैं इसको। ये सिर्फ पैसों से खेलती है। किसने ग्रो ऐप के बारे में सुना है, ग्रो ऐप हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, ये होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका काम ही है भाई, जो हमारे पास है अगला LIC है, ठीक है, लाइफ मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब सुनो,
ऐसी ही बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, जिनका काम है सिर्फ पैसों से खेलना, ठीक। तो ये मेरे पास वो सारी कंपनी है जो पैसों का लेन देन करते 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 भाई साहब मान ले खेला। सुनो भाई, तो तुम्हें ये वाली बात है तो लगी कि फाइनेंसिंग कंपनी है। अच्छा पता है एक्चुअल में कभी होता नहीं है कि हाँ भाई एक कोई कम दे, ये ना सारे पता है कौन रेगुलेट कर रहा है इन्हें, इन्हें बैंक को आरबीआई रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो आरबीआई बोलता है भाई ऐसे कोई बीच में ना फायदा उठा के ले जाएगा, समझे कुछ, बोलो ये वाली बात है तो लगी। फाइनेंसिंग के बारे में कोई दिक्कत है, फाइनेंशियल कंपनी के बारे में। दूसरी बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनी, भाई इसको छोड़ के बाकी सारी कंपनी, ठीक है। अब भाई इसके तुम पहले हेडिंग डालो, कैश फ्लो एग्जाम्पल। हाँ कैश फ्लो एग्जाम्पल, कैश फ्लो के कुछ जो एग्जाम्पल है मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले देखो भाई, हम पहले लिखेंगे नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कैश फ्लो एग्जाम्पल। पता है ना कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दो टाइप की कंपनी होती है, एक मेरे पास है फाइनेंशियल, दूसरी नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं पहले नॉन फाइनेंशियल कंपनी के बारे में, ठीक है। लिखो भाई पहला मेरे पास है कैश रिसीप्ट। अच्छा पहले समझा दो ना, फिर तुम लिखते रहो आराम से, पहले सब समझ लो, ठीक है, ना वीडियो लंबी खिंच जाएगी। देखो पहला पॉइंट मेरे पास है, और जिसको वीडियो से लिखना होगा वो लिख लेगा आराम से। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस। देखो पहला पॉइंट मेरे पास ये था कि मैंने क्या किया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, मैंने गुड्स को सेल किया, ठीक है। सुन लो भाई फोकस से, दिमाग दिक्कत आएगी बाद में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वो नहीं है तो छापने का काम लगे। सुनो मैंने बोला मेरे पास है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस। मैंने गुड्स बेचा, ठीक है, या फिर सर्विस दी किसी को, उसके बदले पैसा आ गया, ये मेरे पास क्या है, देखो मैंने गुड्स बेचा, ये सर्विस दी, ठीक, तो मेरे पास कैश फ्लो है ये, ठीक है। अच्छा आउटफ्लो है इनफ्लो है, इनफ्लो, ठीक है। तो क्या होगा, सुनो भाई दूसरा मेरे पास है कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज फीस एंड कमीशन, ठीक है। रॉयल्टी पता क्या होता है रॉयल्टी, जैसे मान लो मेरे पास कोई नो हाउ है, और नो हाउ को पता क्या होता है, कोई टेक्नोलॉजी मेरे पास, ठीक, मैंने वो किसी को दे रखी है, उसके मेरे पास रॉयल्टी आती है, ठीक है। रॉयल्टी है, कोई सी फीस है, कोई सा कमीशन मेरे पास से आएगा भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, पता है नॉन फाइनेंशियल बात चल रही है। फिर दूसरा मेरे पास है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। भाई कौन होते हैं ट्रेड रिसीवेबल, सबसे पहला डेटर, ठीक है, पता ना डेटर, और मेरे पास बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ये चीजें होती हैं। अगला मेरे पास है कैश पेमेंट फॉर परचेस ऑफ गुड्स और अवेलिंग सर्विस, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मैंने क्या किया, मैंने परचेस किया गुड्स। अच्छा मैं ना मतलब कि अब जो बता रहा हूँ आउटफ्लो की बात चल रही है, ठीक है। मैंने गुड्स परचेस किया, पैसा जाएगा, ठीक है, या फिर मैंने कोई सी सर्विस ली तो ही पैसा जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास अब जो अगला है वो है कैश पेमेंट टू ट्रेड पेबल। भाई क्रेडिटर थे या फिर मेरे पास बिल्स पेबल है, मैंने उनकी पेमेंट कर दी, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है, और कैश का आउटफ्लो है। फिर अगला भाई बोल दूंगा भाई कैश पेमेंट टू वेजेस सैलरीज एंड अदर पेमेंट टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को किसी भी टाइप की पेमेंट करी हो, ठीक है, उसे में ही बोल देंगे, ठीक है। मेरे पास अगला है कैश रिसीव्ड ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, या तो हमारे पास क्लेम मिल गया है हमारे पास, ठीक है, फिर हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा मेरे पास ये क्या है फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। अगर कोई से इंश्योरेंस कंपनी है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ मेरे पास कोई से इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, मेरे पास वहां से पैसे आ सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं उसको पैसे दूंगा, ये वाली बात हो सकती है ना, तो ये वाली बात चल रही है। अब मेरे पास लास्ट में है कैश पेमेंट ऑफ एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दीज आर आइडेंटिफाई विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंस एक्टिविटी। देखो अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इनकम टैक्स पे करते हैं ना तो वो भी मेरे एक टाइप का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, ठीक, जब तक ये इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर फॉल नहीं करता, समझ गए। चलो भाई अब मेरे पास अगला है फाइनेंसिंग, मतलब कि फाइनेंशियल कंपनी के बारे में। हमने इसके बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। जो मेरे पास क्या है फाइनेंशियल कंपनी है।
पहले मेरे पास है पेमेंट फॉर परचेस ऑफ सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल कंपनी की बात है, फाइनेंशियल कंपनी ने सिक्योरिटी परचेस करी है, ठीक है। अब उस सिक्योरिटी को कुछ दिन बाद वो बेच देगी। परचेस करिया, उसने परचेस किया ना, ठीक, तो क्या भाई पैसा चला गया, ठीक है। उसने फिर सेल किया, पैसा आ गया। इनका काम ही तो यही है। इन्होंने मान के चलो कि इन्होंने ना किसी भी कंपनी के वो खरीद लिए, मान लो कि इक्विटी शेयर खरीद लिया। इन्होंने इक्विटी शेयर खरीदा 1000 रुपए का एक, 10 साल के बाद इनकी कीमत हो गई 1 लाख रुपए का एक, इन्होंने बेच दिया, आ गया पैसा, ठीक है। फिर दूसरा मेरे पास है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, ठीक है। अगर इंटर मान लो कि मैंने लोन लिया, लोन के लिए होगा लोगों को पैसे बांटने के लिए। भाई पता क्या होता है, जैसे मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब बैंक से लोन लेने के बाद मैंने ना ऐसे लोग दे दिया जो बैंक से लोन लेना नहीं चाहते, ठीक है। पता बहुत सारे लोग ना ऐसा बोलते हैं रिस्क है तो इसका जो भी है, ठीक है, फिर डालोगे तो क्या होता है, वो क्या करते हैं बैंक से लोन लेते हैं, ठीक, बैंक से लोन लिया और आगे ना हायर रेट पे बांट रहे हैं लोन, ठीक। तो ये चीज भी होती है। मेरे पास फिर अगला है रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बेच दी, पैसा आ गया। डिविडेंड रिसीव ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मैंने परचेज की थी, उस पर मुझे डिविडेंड मिल रहा है, ठीक। किसी भी कंपनी के मान लो शेयर खरीदे, डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन गिवन। हमने किसी को लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। मैंने किसी को लोन दिया, ठीक है, उस पर क्या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। फिर बात पड़ती है, मेरे पास अगला है पेमेंट ऑफ सैलरीज बोनस एटसेट्रा टू पेमेंट, ठीक है। मेरे एम्प्लॉय है, ठीक है, उनको सैलरी वगैरह मिलेगी। सुना है वो दिन भर ट्रेडिंग में लगे पड़े, ठीक है, शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सिक्योरिटी बेच रहे हैं, खरीदे। भाई मैं खुद तो नहीं करूंगा अकेला, मैंने एम्प्लॉय रखे होंगे अपने पास, ठीक है। मेरी फाइनेंसिंग कंपनी है, मैंने एम्प्लॉय रखे होंगे। तो अब भाई वो बोलेगा कि पूरा दिन भर ना सर इसका प्राइस बढ़ गया, मैं बेच दे, ठीक है। फिर जाके मान लो कि ऐसे ना किसी की सिक्योरिटी का प्राइस गिर गया, वो लोग खरीद ले, ठीक। फिर उसने देखा कि भाई इसका प्राइस लग रहा है बढ़ने वाला है, तुरंत ना उसको देखो खरीदा और प्राइस बढ़ गया, एकदम पीक पे जैसे पहुंचा, बेच दिया, प्रॉफिट कमाया। तो ऐसे कर करके ना तो मेरे जितने एम्प्लॉय हैं इन सबको सैलरी भी देनी पड़ेगी, ठीक। हाँ ऑब्वियसली कैश में दी होगी, ठीक है भाई। ये सारी बातें क्लियर है। मेरे पास लास्ट में पेमेंट ऑफ एंड रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स। भाई देखो अगर इनकम टैक्स की बात इसमें भी आती है ना तो भी सेम चीज है, ठीक है। सुनो भाई तुम्हारा सुनो, तुम्हारे पास ना जो होमवर्क है, तुम्हें कम से कम 50 से 60 ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख के आके हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग कंपनी के 20-30, ठीक है, नॉन फाइनेंसिंग के 20-30, ठीक। तुम्हें कम से कम 20 तो तुम्हारे बुक में मिल जाएंगे। पता कैसे देख रहे हैं, जो तुम्हारे पास इलिस्ट्रेशन है, ठीक है, इलिस्ट्रेशन उठाना, देखना ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये सारे हैं, ठीक है। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, सुन लो एक बार। तुम्हें उठाने इलिस्ट्रेशन को, ठीक है, तुम्हें पहले पता लगानी कि उसके तुम्हें आंसर देखने हैं। अच्छा ये सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सबको लाइन से लिख लिया इसी के नीचे, ठीक है। फिर देखना वे कौन कौन सी मेरे पास फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, कौन कौन से नॉन फाइनेंसिंग के लिए। समझ के सारी बातें भाई, इस तरीके से तुम्हें सारा करना है। अगर कोई कहीं पर अटकता है भाई फिर तुम्हें दिक्कत आ जाएगी वाली, ठीक है। पहले तुम सबको ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे से बढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग के बाद फिर पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के बाद मेरे पास अगला है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब तक हमें तीनों एक्टिविटी पहचाननी नहीं आती, वी कांट डील विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है। कर लेना भाई इसको।